Question number 24 says, the telomeres of eukaryotic chromosome consist of short sequences of. अब ये नीट 2004 का क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसमें बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि टीलोमेर्स होते क्या हैं. आप इमेज में देख पा रहे होगे. सबसे पहले टीलोमियर्स क्रोमोसोम्स के एंड्स पर लोकेटेड होती हैं. इमेज में आप देख पा रहे हो, ये एक प्रोटेक्टिव कैप की तरह होती हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिग्रेड होने से बचाती है जब सेल्स डिवाइड करता है. टीलोमियर्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के डीएनए रिपीट से बने होते हैं. ये सीक्वेंसेस का काम होता है कि क्रोमोसोम्स के एंड्स को स्टेबल रखना और उन्हें फ्यूजन या डैमेज से प्रोटेक्ट करना. जैसे कोई भी चीज़ जो एंड में रहती है, जिसमें एंडिंग में आती है, वहाँ पे प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है. जब सेल डिवीजन होती है तब डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एक प्रॉब्लम होती है. ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉब्लम होती है कब? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, जो कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है. इस प्रॉब्लम की वजह से डीएनए के बिल्कुल एंड का रेप्लिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है. टीलोमियर्स इस लॉस को कॉम्पनसेट करते हैं बाय एक्टिंग एज सैक्रिफिशियल सीक्वेंसेस, जो हर डिवीजन के साथ थोड़ी सी छोटी हो जाती है. इसी से जुड़ी है आपकी लाइफ की कहानी, कैसे कैसे टीलोमेर्स आपके क्रोमोसोम्स को छोटी करते हैं. इसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपके सिलेबस से थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है. बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. 3' ओवरहैंग दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे. जो एंड में टीलोमेर आपको दिख रहे हैं, उसके अंदर आप देख पा रहे होगे आगे की तरफ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है 5' वाला, वो छोटा पड़ जा रहा है. बट उससे बढ़कर है 3' का एंड, जिसको हम कहते हैं 3' ओवरहैंग. टीलोमेर्स की एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है 3' ओवरहैंग, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है. ये ओवरहैंग इसलिए होता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज पूरे स्टैंड को रेप्लिकेट नहीं कर पाता. अब ये बात समझना जरूरी है कि 3' ओवरहैंग के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं होते. इसका मतलब ये कि 3' ओवरहैंग के एक ग्वानाइन रिच रीजन होने के बावजूद साइटोसाइन रिच नहीं हो पाता. अरे भाई, कैसे होगा साइटोसाइन रिच? क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री में सी रहेगा ही नहीं ना. ग्वानाइन रिच रीजन होने के बावजूद साइटोसाइन रिच नहीं हो पाता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही एब्सेंट है. ये उनका एक यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर है जो टीलोमेयर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टीलोमेयर्स के सीक्वेंस ग्वानाइन रिच रिपीट्स होते हैं. यूकैरियोट्स में ह्यूमन टीलोमेयर्स का सीक्वेंस होता है TTAGGG, जो कि आप देख पा रहे होगे ना, TTAGGG, जो कई बार रिपीट होता है. 3' ओवरहैंग में ये सीक्वेंस अरेंज होता है. अब वो कंटिन्यूटी के साथ आपका अरेंज होगा कि TTAGGG. ये ग्वानाइन रिच सीक्वेंसेस हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और टीलोमेरिक लूप्स बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स और ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं. आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये सब क्या बातें आप कर रहे हैं. अब ये बातें करने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है मुझे क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया एनसीईआरटी में. बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. बट आप लोग बहुत कन्फाइंड वर्जन पढ़ रहे हो, कई बार बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत भी दी गई हैं. आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट, बट अभी के हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा. ऑप्शन ए साइटोसाइन रिच रिपीट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि साइटोसाइन रिच सीक्वेंसेस टीलोमेयर्स में नहीं होते. साइटोसाइन ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में होता है, जो ग्वानाइन रिच स्टैंड के अपोजिट होता है. और क्योंकि 3' ओवरहैंग के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ही नहीं होते, यहाँ पे दिख रहा है आपको बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं. सो वो ज़्यादा करके ये और भी ज़्यादा साइटोसाइन रिच नहीं हो सकते. हैंस पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन बी, ये भी गलत है. एडेनाइन रिच सीक्वेंस टीलोमेयर्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बनाते. एडेनाइन थाइमाइन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं करता है. ऑप्शन सी, ग्वानाइन रिच रिपीट्स, ये सही आंसर है क्योंकि टीलोमेयर स्पेसिफिकली ग्वानाइन रिच सीक्वेंसेस से बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, TTAGGG सीक्वेंस इन ह्यूमंस. ये ह्यूमंस बींग्स के हिसाब से मैंने इमेज लगाया हुआ है. अलग अलग स्पीशीज़ में हो सकता है अलग आपको सीक्वेंसिंग मिले. ये सीक्वेंस टीलोमेयर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए क्रूशियल है. ऑप्शन डी भी आपका गलत आंसर है, बिकॉज थाइमाइन रिच सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी टीलोमेरिक सीक्वेंस ग्वानाइन रिच ही होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्वानाइन रिच रिपीट्स. ये ग्वानाइन रिच सीक्वेंसेस टीलोमेयर्स के 3' ओवरहैंग में होते हैं, जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं होते, और ये स्ट्रक्चर टीलोमेयर की स्टेबिलिटी और फंक्शन को इंश्योर करता है. अगर आपको और कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा. अदरवाइज हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. Now moving on to the next question. 25th question. In a DNA, percentage of thymine is 20%. Then what is the percentage of guanine? नीट 2002 का क्वेश्चन है.
आज से करीब 22 साल पहले का क्वेश्चन है ये। मैंने पहले भी बोला रेशियो, परसेंटेज, इस तरीके से कभी भी नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको बस एक आदमी को याद रखना है, चारगाफ। किसको याद रखना है? चारगाफ। चारगाफ और उनका चारगाफ रूल। अब चारगाफ रूल को जब जिन्हें नहीं मालूम है, जिन्होंने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे, उनके लिए वापस मैं इमेज लगा रहा हूँ। चारगाफ रूल याद करे बिना अगर आप ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ ले जाते हैं तो भाई मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है, बिकॉज बिना चारगाफ के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन जो आप डील कर रहे हैं वो इस तरीके से होगा, पूरा देश दुनिया तो घूम लिया बट अपने ही घर के अगल बगल के पड़ोसियों को नहीं जान रहे हो, इस तरीके से हो जाता है हालत। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि चारगाफ तो पढ़ना ही पढ़ना है 100%, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे भी, और उससे ही रिलेटेबल जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे ही लिंक कर करके हमें पढ़ना है। तो प्लीज़ चारगाफ रूल पढ़िए। सो इमेज देखते हैं हम लोग चारगाफ रूल का। अब इस इमेज को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने का सिस्टमेटिक मेथड है। हम लोग शुरू से भी, हमने स्टार्टिंग से भी बहुत सारे मेथड देखे हैं। मैं सारा कैलकुलेशन का एस्पेक्ट भी आपको बताऊंगा इन डिटेल, और जिन्हें कैलकुलेशन आता है वो आगे स्किप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है हमारे पास, नीचे कमेंट में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आपको जिन क्वेश्चंस को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जहाँ पे आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली वो टाइम स्टैम्प को क्लिक करिए और उस क्वेश्चन पर आप पहुँच जाएंगे। क्लियर? सो दैट यू कुड सेव योर टाइम। ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर A प्लस T प्लस G प्लस C। आपके पास टोटल कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं फॉर DNA? RNA की बात तो नहीं कर रहे हम लोग। सो DNA में आपके पास A, T, G, C, ये चारों आपके पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, इन चारों को मिला के ही आपका क्या बनता है? 100% DNA। क्लियर? सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल्स टू 100%। हमें पता क्या लगाना है? परसेंटेज ऑफ ग्वानाइन। दिया क्या है? थाइमाइन इज 20%। अपने पास T का वैल्यू है और बोल रहा है कि G का वैल्यू पता करो। ठीक है, अब बगल में आप देख पा रहे हो कि A इज इक्वल्स टू T है। क्या है? A इज इक्वल्स टू T और G इज इक्वल्स टू C। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि मैं A को T लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं। सो T प्लस T कर दिया। और क्या मैं C को G लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं। रीज़न? G इज इक्वल्स टू C। सो G प्लस G कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं सर। सो मैंने उधर T कर दिया, A को T कर दिया, C को G कर दिया। सो T प्लस T कितना हो जाएगा? 2T। और G प्लस G कितना हो जाएगा? 2G इज इक्वल्स टू 100%। यहाँ तक समझ में आ रही मेरी बात? हमने क्या किया? चारगाफ रूल क्या कहता है? एडिनाइन इज इक्वल्स टू थाइमाइन। तो क्या मैं एडिनाइन को थाइमाइन ले सकता हूँ? यस सर, ले सकते हैं। सो मैं T प्लस T कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। क्या ग्वानाइन इज इक्वल्स टू साइटोसाइन है? यस है। तो क्या मैं C को G लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। सो मैं G प्लस G लिख सकता हूँ? यस। T प्लस T कितना हो जाएगा? 2T। G प्लस G कितना हो जाएगा? 2G इज इक्वल्स टू 100%। अब मेरे पास T का वैल्यू दिया हुआ है। यस सर, दिया हुआ है। थाइमाइन कितना है? 20%। सो 2 इंटू 20% प्लस 2G। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज़ अगर किसी भी तरीके का डाउट है यहाँ पे तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट में। सो क्या करेंगे हम लोग? 2 इंटू 20% कर देंगे प्लस 2G इज इक्वल्स टू 100%। अब जो 2 इंटू 20% किया वो कितना हो जाएगा? 40% प्लस 2G इज इक्वल्स टू 100%। अब ये 40% इज इक्वल्स टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा? उसे राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, जिसमें कि वो माइनस का साइन आ जाएगा। सो 100 माइनस कितना हो जाएगा? 40%। रिमेनिंग कितना रहेगा? 60%। क्लियर? सो 2G इज इक्वल्स टू 60%। G के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, और जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है इज इक्वल्स टू के इस तरफ, तो जब वो उस तरफ जाएगा ऑन दी अपोजिट साइड, वो किस में चले जाएगा? डिवीजन में। 60% डिवाइडेड बाई 2, सो G विल बी इवेंचुअली बी 30%, बिकॉज 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। इज इट क्लियर? सो हमारा 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। ग्वानाइन, द परसेंटेज ऑफ ग्वानाइन वुड बी 30%। इज इट क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन सेज लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ BDNA। नीट 2000 का क्वेश्चन है। आज से करीब 24 साल पहले क्वेश्चन आया था। पहली चीज़ तो BDNA क्या है सर? हमें तो BDNA मालूम ही नहीं, NCERT में पढ़ा ही नहीं। सो यहाँ पे इमेज मैंने दिया हुआ है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ADNA, BDNA, ZDNA, CDNA और DDNA। इमेज में आपको क्लियरफुली प्रेजेंटेशन इन सभी का अलग अलग दिया है। दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA अवेलेबल। सो इससे पहले कि हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स को समझें,
सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब मैं आगे डिस्कस करूंगा इनके बारे में तो मैं बार बार राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड डीएनए का रेफरेंस दूंगा, जो कहीं आपको समझ में आना चाहिए। इसके पहले हम लोग ने पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझा था, वहाँ पे तो मैंने नहीं बताया, बट यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है। आप सबने देखा होगा जब आप एक पेन का कैप खोलते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाते हो, और अगर आप मार्कर का कैप खोलते हो तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हो। बिल्कुल वैसे ही डीएनए की हेलिक्स भी घूमी हुई होती है, उसी तरीके से ट्विस्ट होता है। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब है कि हेलिक्स का ट्विस्ट क्लॉकवाइज होता है, जैसे मार्कर का कैप खोलते वक्त। सिमिलरली लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का मतलब कि हेलिक्स का ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे पेन का कैप खोलते वक्त। सो बी डीएनए, जेड डीएनए और ए डीएनए राइट हैंडेड हेलाइसिस होते हैं, जबकि जो आपका जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। अब आज हम ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए डीएनए, सबसे पहले बात करते हैं ए डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा है ए डीएनए का? ए डीएनए का स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेकिन ये बी डीएनए से थोड़ा टाइटर और मोर कॉम्पैक्ट होता है। ए डीएनए में 11 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं। सिमिलरली कॉन्फॉर्मेशन, इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन थोड़ा टिल्टेड होता है और बेसिस को 30 डिग्री का एंगल होता है विद दी हेलिक्स एक्सिस। ए डीएनए में एक फुल टर्न या लूप का लेंथ 2.46 नैनोमीटर होता है। प्लीज़ बी केयरफुल, मैं बार बार ये लाइंस ज़्यादा फोकस करके बोल रहा हूँ, रीज़न है ए डीएनए में एक फुल टर्न, एक लूप का टर्न 2.46 नैनोमीटर होता है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं सर, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी डीएनए देखते हैं। अब बात करते हैं बी डीएनए, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है। अब उसके कॉमन होने की रीज़न भी समझेंगे आगे। बी डीएनए का स्ट्रक्चर भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेकिन ये लेस कॉम्पैक्ट है व्हेन कंपेयर टू द ए डीएनए। ए डीएनए से जब आप कंपेयर करोगे तो ये लेस कॉम्पैक्ट होता है। बी डीएनए में 10.5 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं। इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन का स्ट्रक्चर मोर रेगुलर होता है, ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, और इसमें वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग फॉलो होती है। बी डीएनए में एक लूप या टर्न का लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर होता है। क्या ये हमारा आंसर है? यस, बी डीएनए के वन लूप का जो लेंथ है वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। इमेज में आप देख पा रहे हो। सो जो इमेज सेपरेटली मैंने राइट हैंड साइड में दी है वो किसकी दी हुई है? बी डीएनए। रीज़न, ये ह्यूमन डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए इज नथिंग बट बी टाइप ऑफ डीएनए। सो बी डीएनए मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में आपको देखने मिलेगा। रिमेनिंग बहुत ही अलग अलग टाइप के डीएनएस आपको किसी कन्फाइंड स्पीशीज या एरिया में मिलने वाला है, जिसके बारे में अक्सर हम लोग डिस्कस नहीं करते एट लेवल ऑफ 12th। वाई बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन? बी डीएनए सबसे कॉमन फॉर्म है क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में स्टेबल होता है, और मोस्ट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए इस फॉर्म में ही होता है। ये फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कौन सा वाला? बी डीएनए। अब बात करते हैं जेड डीएनए के बारे में। जेड डीएनए का स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, जो बी डीएनए के अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होता है। जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं, यानी कि जो एक लूप जा रहा है उसमें टोटल 12 बेस पेयर्स हैं। ये जिग जैग शेप का फॉर्म होता है, इसलिए इसे जेड डीएनए कहा गया। ये फॉर्म काफ़ी अनस्टेबल होता है और सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जैसे जीसी रिच सीक्वेंसेस में ही बन पाता है। जेड डीएनए में एक लूप का लेंथ होता है 4.5 नैनोमीटर। ये आपके बी डीएनए से बड़ा है इसका एक लूप। क्लियर? अब बात करते हैं सी डीएनए के बारे में। सी डीएनए का स्ट्रक्चर भी राइट हैंडेड होता है, जैसे ए और आपका बी का था, लेकिन ये बी डीएनए से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। सी डीएनए में 9 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं। ये बी डीएनए के कंपैरिजन में थोड़ा टाइटर हेलिक्स बनाता है। ये अनस्टेबल होता है और ज़्यादा नेचुरली ऑकर नहीं करता है, मेनली लैब एक्सपेरिमेंट्स में देखा जाता है। सी डीएनए में एक लूप का लेंथ 3.3 नैनोमीटर होता है। अब बात करते हैं डी डीएनए के बारे में, जो एक और यूनिक फॉर्म है। डी डीएनए का स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेकिन ये बी डीएनए से थोड़ा मोर कॉम्पैक्ट होता है। डी डीएनए में 8.3 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं। डी डीएनए का शुगर फॉस्फेट बैकबोन थोड़ा मोर स्ट्रेच्ड आउट है, बाहर की तरफ है, एज कम्पेयर टू बी डीएनए। ये फॉर्म मेनली लैब कंडीशंस में देखा गया है। डी डीएनए में एक लूप का जो लेंथ रहेगा वो 2.7 नैनोमीटर होता है। अब कंक्लूजन में
क्या समझेंगे कि ADNA, BDNA, ZDNA, CDNA और DDNA के बीच का डिफरेंस इतना तो क्लियर हो गया है कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है. ADNA is tighter with 11 base pairs per turn. BDNA is most common with 10.5 base pairs per turn is the most stable form. ZDNA is the left-handed helix with 12 base pairs per turn and a zigzag structure. CDNA is more compact with 9 base pairs per turn but less common. DDNA is also right-handed, more compact with 8.3 base pairs per turn. और BDNA सबसे कॉमन इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में स्टेबल रहता है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का DNA BDNA फॉर्म में ही होता है. ये फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. क्लियर. सो जो 26 का हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है A 3.4 नैनोमीटर. होप आपको समझ में आ गया होगा इन DNAs के, इन अलग अलग DNA के बीच में. देखिए DNAs मैंने जो बोला, कई बार बच्चे इसको मिस्टेक कर ले जाएंगे, इसलिए मैं DNAs अवॉइड करता हूँ बिकॉज DNAs इज़ एक्चुअली एंजाइम. बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ कि प्लूरल फॉर्म हिंदी में जब आप बोलते हो तो स लगा देते हैं, से लगा देते हैं DNAs, बट यहाँ पे जो एज आ रहा है वो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इट साउंड्स लाइक एंजाइम दैट इज़ न्यूक्लियस. DNases जो आपके होते हैं न्यूक्लियसेस होते हैं. सो जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA अभी हमने देखे सारे के सारे, इनके बीच के बेसिक फ़र्क तो एटलीस्ट आपको आ गया होगा. सो फॉर पर्टिकुलरली BDNA हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर.